अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एक हेल्दी और लंबी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जापान को एज ए केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है जापानीज़ लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वो क्या काम करते हैं और किन किन जो है चीज़ों पर वो अमल करते हैं, आज ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो दुनिया में जो है सबसे कम थी। तो उसके बाद जापानीज़ लोगों ने ऐसा क्या काम किया है कि अब जो है जो करंटली जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि जापान का एक इलाका है नागाना, उसमें जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो एक और जापान का सिटी है ओकिनावा, उसमें उसको कहा जाता है कि वो जो है द सिटी ऑफ इमोर्टल्स है, कि उसमें जो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 100+ ईयर्स है। इसके साथ साथ जापान में एक जो है सेंटेंस यूज़ किया जाता है जिसका मतलब ये है कि आप काम तो ऑफिस में करते हैं, लेकिन जो अब आप रिटायर होते हैं तो आप एक फार्म पर रिटायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जापान के लोग जो हैं बहुत लंबे अरसे तक काम करते रहते हैं। फ़िलहाल जो करंटली जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो जापान के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो फ़ीमेल या औरतों के लिए जो है वो ऑन एवरेज 87 ईयर्स है और मेल्स के लिए ऑन एवरेज 81 ईयर्स है। जबकि जो पाकिस्तान की और जो सब कॉन्टिनेंट के एरिया के जो लोग हैं, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 63 और टू 67 ईयर्स है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा एक ह्यूज गैप है। जी दोस्तों, इस वीडियो को मैंने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जापान के लोगों की जो जो डाइट प्लान है उनका वो क्या है, वो क्या डाइट फॉलो करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि उनका जो लाइफस्टाइल कैसा है, और तीसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो किस हद तक ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है उनकी हम डाइट प्लान डिस्कस करते हैं कि वो डाइट प्लान का क्या होता है। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो जापानीज़ लोग हैं वो उनकी ये हर हद तक ये कोशिश होती है कि वो एक हेल्दी और ऑर्गेनिक डाइट वो फॉलो करेंगे। वो ये जो है कोई भी प्रोसेस्ड फूड या कोई भी इस तरह की चीज़ वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये है कि वो लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में उनका मानना है कि जो है फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा और डिफरेंट बीमारियाँ उसकी वजह से हो सकती हैं। जो तीसरी चीज़ जो है वो करते हैं वो ये है कि वो जो है नमक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जी, ये जो है जापानीज़ लोग ऑन एवरेज दुनिया में सबसे कम नमक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अपने खानों में जो है वो ऑयल का जो है वो कुकिंग ऑयल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो करें भी तो जो ऑलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल यूजुअली वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली वो दूसरे जो सनफ्लावर ऑयल है उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। उससे अगली चीज़ देखी गई है उनके डाइट प्लान में वो ये है कि वो जो रेड मीट है इसका वो बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। रेड मीट का जो है दोस्तों लिंक किया गया है रेड मीट को कि ये जो है अलग किस्म की जो हार्ट डिजीज़ हैं, जो स्ट्रोक है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जो हार्ट अटैक है, इससे जो है ना वो रिलेटेड होता है। इसलिए जापानीज़ लोग जो है रेड मीट को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह वो जो सी फूड है या जो फ़िश है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ उनके डाइट में देखी गई वो ये थी कि वो जो है चावल जो राइस है उसका ऑलमोस्ट हर चीज़ में जो है वो चावल के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ देखी गई थी वो ये थी कि वो ग्रीन टी जो है, जो इस तरह की जो कहवा होता है ग्रीन टी हो गया, इसका वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो अगली जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो देखी गई वो ये थी कि ये जो है जो सोयाबीन है इसका ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मिल्क हो गया या वैसे ही जो इसकी एक प्रोडक्ट होती है टोफू, इसका ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन के बारे में कहा जाता है कि इस ये जो है ना ये हाई प्रोटीन कंटेनिंग जो ग्रेन होता है, तो इसमें जो प्रोटीन की मिकदार जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को और जो दिल की बीमारियाँ इनको कंट्रोल करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद पाया गया है। जो एक और जो अगली चीज़ और बहुत ही वो जो है हैरानकुन चीज़ थी जो देखी गई जो थी कि जापानीज़ लोगों का जो है जापान में जो प्लेट्स का जो साइज़ है वो छोटा है। जी दोस्तों, यूके में एक रिसर्च की गई थी, उसमें ये देखा गया था कि जिन इलाकों में जो प्लेट्स का साइज़ जो है वो छोटा होता है, उन इलाकों में जो है जो मोटापा है वो कम देखा गया है। तो ये बहुत ही एक अजीब किस्म की रिसर्च थी, लेकिन इसका जो है जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था।
कि जो प्लेट का साइज़ है वो आपकी हेल्थ से जो है रिलेट करता है। अगर आपकी प्लेट का साइज़ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप ज़्यादा खाना खाएँगे तो आपका जो है ना मोटा होने का जो चांसेस हैं वो आपके ज़्यादा होंगे। अब तो हमने बात कर ली कि उनकी जो डाइटरी प्लान, जो डाइटरी मॉडिफ़िकेशन थी वो क्या थी। अब हम बात करते हैं कि वो किस तरह का लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं। एक तो जो है सबसे पहली जो चीज़ है उनकी लाइफ़स्टाइल में वो ये है कि जापान में जो लोग हैं, बेशक बुज़ुर्ग हैं या यंग हैं, वो रेगुलर जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। वो कोई भी किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ हो सकती है। जापान के लोग रेगुलर जो है डेली मॉर्निंग या इवनिंग पे एटलीस्ट ऑन एवरेज जो है 30 से 40 मिनट तक वॉक करते हैं। इसके अलावा जो उनके जो वर्क लाइफ है उसमें देखा गया है कि जापान के लोग दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं। जो है इनकी जो रिटायरमेंट की जो ऑन एवरेज डेट होती है, वो जो एज होती है वो होती है 65 टू 70 ईयर्स, यानी कि ये 65 से 70 साल तक जो है ये अपना जो है काम करते रहते हैं। इसके अलावा जो देखा गया है वो ये है कि जब ये लोग रिटायर होते हैं तो ये बिल्कुल रिटायर होकर घर में नहीं बैठ जाते, बल्कि ये जो है कोई सेकंड बिज़नेस जॉइन कर लेते हैं, जो कि मोस्टली जो है फार्मिंग होती है। रिटायरमेंट के बाद जो अपनी जॉब से रिटायरमेंट के बाद जो जापानीज़ लोग हैं वो फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। वो किसी भी किस्म की फल या सब्ज़ी की फार्मिंग हो सकती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो जापानीज़ लोग हैं ये साल में एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा जो है रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं। वो किसी भी किस्म का हेल्थ चेकअप हो सकता है, इसमें जो है आपकी जो नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स आ जाती हैं और रेगुलर जो है ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का भी जो है ना मुआयना वो करवाते रहते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जो जापानीज़ के लोग हैं, जो कम्युनिटी वॉक्स होती हैं, जो कम्युनिटी की तरफ से जो चैरिटी वॉक्स होती हैं या कोई भी अवेयरनेस के लिए, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस के लिए वॉक्स होती हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वॉक्स में जो है ना वो शमूलियत हासिल करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ जो जापान के लोगों में देखी गई कि वो ये थी कि जापान के लोग जो हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके पास जो है ना गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो है ये गाड़ियों की निस्बत जो है जो लोकल जो ट्रेन्स हैं या बाइक है, बाइसिकल है, इसका इस्तेमाल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहुत ही बिज़ी है। इसके अलावा जो अगली चीज़ देखी गई वो ये थी कि जो जापान के लोग हैं वो ज़्यादा सोशलाइज़ होते हैं, मीन्स कि वो जो है एक दूसरे से मिलना-जुलना, घुलना-मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका जो है एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है और अल्टीमेटली इसका हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और हमारी बॉडी जो है इस तरह एक हेल्दी रहने में मदद करती है। इन सब चीज़ों का जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का जो सारा असर था, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो जापान के लोगों में जो ओबेसिटी रेट है वो जस्ट 3% है, जो कि दुनिया में सबसे कम जो है वो पाया जाता है। जो यूके में जो ओबेसिटी रेट है वो अराउंड 24.9% है। इसी तरह जो अमेरिका में है वो इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इस लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की वजह से ज़्यादा चलना, एक्सटेंडेड वर्क लाइफ़ की वजह से जो है इनका जो ओबेसिटी रेट है वो भी कम है। जी, अब हम तीसरे बारे में बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट का क्या रोल है जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करने में। जी, गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक अहम किरदार है, ख़ास तौर पे जो जापान की गवर्नमेंट है उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एग्रेसिवली वो इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि लोगों को जो है कम से कम बीमार होने दिया जाए, ताकि वो जो है ना उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने कम लोग बीमार होंगे उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से जो उनकी जो हेल्थ केयर है उस पे जो है उतना ही कम पैसा खर्च होगा। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है जापान के लोगों को जो है ना एम्फसाइज़ करती है, उनको जो है ना इंसिस्ट करती है कि वो साल में एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा जो रेगुलर अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। इसको देखकर जो है जो जापान में अक्सर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कुछ लोग जो है ना प्राइवेटली वॉलंटियर कर लेते हैं, वो क्या होता है कि अक्सर जो है सुपरमार्केट्स में या उनके बाहर जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जापान के लोगों, जापानीज़ का जो है वो ब्लड प्रेशर या जो है ब्लड शुगर जो है वो मॉनिटर करके उनको बताते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर जो है किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो वो जो है उसको फ़ौरन जो है उस वक्त मौजूद जो डॉक्टर होता है उसके पास वो रेफ़र कर देते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से देखी गई वो ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जापान में जो है रेगुलरली जो है कम्युनिटी वॉक्स अरेंज करवाई जाती हैं, वो भी हेल्थ के बारे में, ताकि जो है ना हेल्थ अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स करवा सकें, जिसका अल्टीमेट नतीजा ये हो कि वो कम से कम बीमारियों में मुब्तला होंगे।
जो अगली चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये देखी गई वो ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका जो कम्यूट सिस्टम है, जो ट्रेन सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा पाया जाता है जापान में। उसका फ़ायदा ये होता है कि जापान जो है प्राइवेट गाड़ियों को लेना जो है वो प्रेफर नहीं करते, उसके बजाय जो गवर्नमेंट का जो ट्रेन सिस्टम है उसमें उसको इस्तेमाल करना वो प्रेफर करते हैं। इसका ये अल्टीमेट नतीजा होता है कि उनके लोग जो है रेगुलर वॉक में जो है ना इन्वॉल्व रहते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो है हेल्थ और लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा जो बहुत ही अहम चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से देखी गई वो ये थी कि अगर कोई भी पेशेंट जो है जापान में बीमार होता है और अगर वो अफोर्डिंग है तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो है उसका हेल्थ केयर का जो है 70% जो है वो पे करती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है जो लो इनकम है, लो इनकम जापान में कंसिडर किया जाता है $1000 या इससे कम। अगर कोई इससे कम जो है अगर कोई लो इनकम वाला बंदा है तो वो अगर किसी भी बीमारी में मुब्तला हो गया है तो गवर्नमेंट जो है उसका 90% तक जो हेल्थ केयर है वो उसको अफोर्ड करती है और जो है उसको ऑलमोस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर दवाई और जो है ना सारी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। जी, अब हम बात करते हैं कि इस सारी केस स्टडी से हम क्या जो है समरी निकाल सकते हैं, क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं। उसका ये है कि सबसे पहले जो है हमें अपनी जो है लाइफ़स्टाइल के से भी पहले अपनी जो डाइटरी प्लान है, जो डाइटरी मॉडिफ़िकेशन उसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो आ जाएगा कम से कम नमक का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िश और सी फूड है, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को भी हमारे चेंज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेगुलर जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी न किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहें। उसके अलावा जो है कोशिश किया करें कि जो है जो अपनी वर्क लाइफ़ है उसको भी जो है ना एक्सटेंड किया जाए कि ताकि जो है ना इंसान किसी न किसी काम में बिज़ी रहे। उससे ये होता है कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव रहती है और अल्टीमेटली हमें जो है ना हेल्थ का फ़ायदा होता है। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो में जो डिस्कस की गई टिप्स हैं उस पे आप फॉलो करके आप भी एक अच्छी और एक लंबी लाइफ हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे हेल्दी।